हर पल पे तेरा ही नाम होगा और तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। हर पल पे तेरा ही नाम होगा और तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किल का सामना हिम्मत से करना है मेरे दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपना बोर्ड एग्जाम का जो तैयारी है बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के समक्ष लेकर आए हैं जो हमारा फिजिक्स का 5 नंबर का जो सीरीज चल रहा था, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो सीरीज चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को कवर किया था, है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण पहला तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे और दूसरा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न क्या बोलता है ना, ये भी प्रश्न मतलब इस साल 2025 बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है कि नहीं बात। और तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, आराम से समझिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न जो हमको दिया गया क्या कि गॉस प्रमेय को लिखकर सत्यापित करें। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में, है ना, और इस साल इसका आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, तो आराम से फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको आप देखिए, है ना, और समझिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमको प्रश्न दिया गया है वो क्या है, गॉस प्रमेय को लिखकर सत्यापित करने के लिए बोला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गॉस प्रमेय को लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस प्रमेय का, गॉस प्रमेय क्या बोलता है। सबसे पहले हम बात करें गॉस प्रमेय का। गॉस प्रमेय क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से समझिए, है ना। पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, फिर इसके प्रूफ पर बात करेंगे हम। गॉस प्रमेय का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं हम। गॉस प्रमेय बोलता है किसी बंद पृष्ठ से संबंध, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर के उस पृष्ठ के अंदर के कुल आवेश का, उस पृष्ठ के अंदर के कुल आवेश का 1/ε0 गुणा के बराबर होता है, गुणा के बराबर होता है। ठीक है, आराम समझिएगा। क्या बोला गया है, स्टेटमेंट हमको बोला गया कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो कुल विद्युत फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, उस पृष्ठ के अंदर के क्या होता है, उस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होता है उसके अंदर के टोटल चार्ज के क्या 1/ε0 गुणा के बराबर होता है। यहाँ पे एक शब्द आप लोग देख रहे होंगे बंद पृष्ठ, है ना। यहाँ पे एक शब्द आप लोग देख रहे हो बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ का एक्चुअल मतलब क्या है, बंद पृष्ठ का एक्चुअल मतलब है 3D सरफेस। ठीक है जी, बंद पृष्ठ का जो है ना, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें बंद पृष्ठ का मतलब क्या, बंद पृष्ठ का मतलब क्या होता है, बंद पृष्ठ का मतलब होता है बुआ, बंद पृष्ठ जो लिखा है, बंद पृष्ठ का मतलब होता है बुआ 3D सरफेस। क्या डी, 3D सरफेस। ठीक है ना, जो पूरा 3D सरफेस जैसे गोला वगैरह है ना, गोला है ना, तो 3D सरफेस है। ठीक है जी, तो 3D सरफेस को ही कहा जाता है बंद पृष्ठ कहा जाता है। तो गॉस प्रमेय बोला क्या कि अगर आपके पास कोई 3D सरफेस है, बोले तो कोई बंद पृष्ठ है। मान लीजिए मेरे पास एक बंद पृष्ठ ई है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ है, इसको एस नाम दे देते हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर एक चार्ज स्थित है बुआ क्यू, इसके अंदर कितना चार्ज स्थित है, +Q। ठीक है जी, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा, है ना, तो गॉस प्रमेय के अनुसार क्या बोला गया कि अगर कोई आपके पास बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना चार्ज स्थित है ना, उन सभी चार्ज के योग के 1/ε0 गुणा के बराबर ही इससे निकलने वाला फ्लक्स का मान होगा।
मतलब अगर हम पूछें कि ये जो बंद पृष्ठ है इसके अंदर से कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, तो मान लेते हैं इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई है, तो फाई का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, इसके अंदर के कुल आवेश के। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, एक एक को चार्ज है इसके अंदर Q, तो इसके अंदर के कुल आवेश के कितना गुना के बराबर, तो 1/ε0 गुना के बराबर होगा। मतलब अगर सोल्व करेंगे इसको तो जो फाई का वैल्यू आएगा क्या आएगा यहाँ से, Q/ε0। ठीक है ना, ये गॉस पर में बोला है। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात, आपको बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ढंग से। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इंक गिर गया, अब आराम समझते हैं और समझते हैं अपनी बात। ये तो बात हमको समझ में आ गया, लेकिन अब देखिए इसको अगर मान लीजिए एक और हम 3D सरफेस ले लें, मान लीजिए हम एक और 3D सरफेस ले लिए है ना, इसके अंदर हमने 3 चार्ज को रखा, एक रखा मान लीजिए +Q1 को, दूसरा हमने रखा +Q2 को, और तीसरा हमने रखा +Q3 को। मान लीजिए इसके अंदर 3 चार्ज हैं, ठीक है ना, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स पूछेगा, तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो गॉस पर में क्या बोला, इसके अंदर जितना चार्ज है उन सभी चार्ज के, है ना बुआ, 1/ε0 गुना के बराबर। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, पहले टोटल चार्ज निकालते हैं Q, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर, तो Q1 + Q2 + Q3, इसके अंदर टोटल चार्ज ही हो गया। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, जो फाई होगा, इसके अंदर के टोटल चार्ज के कितना गुना के बराबर, 1/ε0 गुना के बराबर, है ना। टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है Q1 + Q2 + Q3, मतलब ये जो फाई का वैल्यू हो जाएगा, इसलिए यहाँ जो फाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, QT का वैल्यू कितना, Q1 + Q2 + Q3, मतलब Q1 + Q2 + Q3 और बट्टा कितना हो जाएगा, ε0। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो ई बोला है गॉस पर में, गॉस पर में का आई थिंक स्टेटमेंट आप लोग समझ गए होंगे कि गॉस पर में क्या बोल रहा है। गॉस पर में जो बोला है कि अगर आपके पास कोई बंद पृष्ठ है ना, तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसके अंदर के कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। तो इसके अंदर देखिए +Q चार्ज था, है ना, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो इसके अंदर के कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर, है ना। अच्छा, इसके अंदर ये भी एक 3D सरफेस है, मान लीजिए इसके अंदर कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, Q1 Q2 और Q3, है ना। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, सबको जोड़ देंगे, Q1 + Q2 + Q3 सबको जोड़ दिया तो टोटल चार्ज इतना है ना। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो इसके अंदर के कुल आवेश के टोटल चार्ज के 1/ε0 गुना के बराबर। जब यहाँ पे QT का मतलब टोटल वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, Q1 + Q2 + Q3 यहाँ रखेंगे तो वैल्यू ई आ जाएगा कितना, Q1 + Q2 + Q3/ε0। बात क्लियर है, यह था गॉस पर में। अब बात करते हैं इसके सत्यापन पर। किस पे बात करते हैं बाबू, इसके सत्यापन पर। इसको सत्यापित कैसे कर सकते हैं पर, देखिए इसका हम बात करते हैं बाबू, अब इसका बात करते हैं सत्यापन। आराम समझिएगा, है ना। सत्यापन के लिए हमको एक फॉर्मूला आप लोग जान भी रहे होंगे, है ना, इसको हम सत्यापन कर रहे हैं। ठीक है, एक बात आप लोग जान रहे होंगे, है ना, अगर आप लोग मान लीजिए सत्यापन करने जाएं तो हमको एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए बंद पृष्ठ के रूप में हमने क्या ले लिया, एक गोला ले लिया। ठीक है जी, एक गोला ले लिया, ठीक है, एक मान लीजिए एक गोला है, इसको आप वृत्त मत मानिएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो गॉस पर में है वो 3D सरफेस के लिए है, बंद पृष्ठ के लिए दिया गया है। ठीक है जी, तो मान लेते हैं एक गोला है, क्या है गोला, और इसके केंद्र पर मान लीजिए यहाँ पे इसका केंद्र है और इसके केंद्र पर एक चार्ज स्थित है +Q। इसके केंद्र पर एक चार्ज क्या है, +Q स्थित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, अब देखिए इससे फ्लक्स निकलेगा, इससे पूरा से क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। लेकिन हम एक बार में पूरा फ्लक्स को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, नहीं। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, इसके एक सिरा पर कहीं पे इसका रेडियस वगैरह मान लेते हैं। तो इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं कि इसका रेडियस है R, कितना है बाबू, इसका रेडियस R है। ठीक है, अब इससे निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे अल्पांश काटना पड़ेगा। क्या काटना पड़ेगा बाबू, अल्पांश। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश काटा, ये गोला है, इस पे हमने एक अल्पांश काटा। ठीक है जी, अल्पांश क्या काटा हमने, है ना, अल्पांश हमने काटा ए। आराम समझिएगा,
पूरा चीज़ आपको समझ में आएगा, क्रिस्टल समझ में क्लियर होगा एकदम पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। हमने यहाँ पे क्या काटा है, एक अल्पांश काटा है ना। और ये अल्पांश कितना हुआ बताइए। ये अल्पांश जो है, मान लेते जो अल्पांश काटे हैं हम, वो कितना काटे हैं, वेक्टर डी है। ये अल्पांश का जो एरिया है वो क्या है, डी है, मतलब छोटा सा एरिया है ना। छोटा चीज़ को हम डी लगा के लिखते हैं, तो ये अल्पांश छोटा है इसलिए एरिया कितना है, डी है ना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, एक सदिश राशि होता है, एरिया वेक्टर बोलते हैं उसको, है ना। और उसका डायरेक्शन कैसे होता है, तो कोई भी सतह पर लंबवत होता है। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और क्षेत्रफल का डायरेक्शन कैसे होता है, तो सतह के लंबवत। जैसे मान लीजिए मेरे पास, एक किताब है, ये किताब है, इसका ही एरिया होगा, है ना, इसका ही क्या है, एरिया होगा। तो इस पर क्षेत्रफल का डायरेक्शन कैसे होगा, तो इसके सतह के लंबवत ऐसे, या तो ऊपर या फिर नीचे, ठीक है जी, है ना। तो ये क्या है, 2D सरफेस के लिए ऐसा है, लेकिन 3D सरफेस, ये क्या है, ये 3D सरफेस है। और 3D सरफेस पर जो होता है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उसके सतह पर लंबवत होता है, लेकिन क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो देखिए इस पर बाहर की ओर है, ठीक है। और इस पर हमको कैसा पता चला कि लंबवत है, तो कोई भी गोलीय सतह पर, आराम से बात याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी गोलीय सतह है और उस गोलीय सतह पर अगर लंब डालने के लिए बोला जाए, तो आप उसके सेंटर से पास करते हुए अगर लाइन खींचेंगे तो वह उसके सतह पर लंबवत पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे गोला था, यहाँ पे क्या है, गोला है ना। और चूंकि एरिया वेक्टर इसके क्या होगा, इसके सतह पर क्या होगा, लंबवत होगा। तो लंबवत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके वजह से केंद्र से गुजरता हुआ अगर ये लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, इसके सतह पर ही लंबवत पड़ेगा, ये लंबवत होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इसके वजह से, अब देखिए इसके वजह से मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी वगैरह कुछ ले लीजिए, है ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो लिखे हम कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, कौन बिंदु पर, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, ई बराबर, परिमाण ई बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, हो जाएगा ये के, कितना, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो के क्यू, क्यू कितना है, क्यू बटा आर, दूरी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना होगा, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि रेडियस है, ठीक है ना। तो बट्टा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और के का वैल्यू आपको कल बताया थे, कल के क्लास में, कि के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, है ना, एयर के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे एयर के लिए बात हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से ई का जो वैल्यू हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। के वैल्यू यहाँ रख दिए हम, इंटू क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा आर स्क्वायर। ई का वैल्यू मिल गया हमको। अब एक बात बताएंगे, ये अल्पांश से कुछ ना कुछ फ्लक्स गुजर रहा होगा, नहीं हो रहा, पक्का गुजर रहा होगा। कितना गुजर रहा होगा फ्लक्स, तो मान लेते हैं कि अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, जैसे छोटा, मतलब छोटा एरिया है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी छोटा होगा। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स को हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं d5, कितना मान लेते हैं, d5, ठीक है ना। छोटा फ्लक्स है, अगर पूरा बड़ा फ्लक्स रहता है तो फाई से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन छोटा सा फ्लक्स गुजर रहा है तो उसको मान लेते हैं d5, है ना। मतलब अल्पांश हम लिखेंगे यहाँ पे कि अल्पांश किससे, अल्पांश डी से, डी वेक्टर डी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ना हुआ कितना, d5, कितना, d5 इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। आप नहीं जानते हैं तो जानिए, फार्मूला जो फ्लक्स का होता है, फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये बात जानते हैं, फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। लेकिन चूंकि यहाँ पे एरिया कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड करना होगा। तो हम कल के क्लास में बताएं ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसी के डायरेक्शन में आगे होगा, यूँ इसी के दिशा में आगे होगा। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या होगा, वेक्टर ए।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही है। क्योंकि कल की क्लास में हम ऑलरेडी बता दिए हैं, पीछे वाला लेक्चर अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे क्या होता है, दूर होता है। तो ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे दूर होगा। तो देखिए इससे दूर है और एरिया वेक्टर भी इससे क्या है, उधरे है। दोनों का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, सेम। ठीक है ना। अच्छा, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ से अगर ई डॉट प्रोडक्ट हटता है तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, ई और ए के बीच का कोण। आप लोग पढ़े होंगे ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट हम हटाए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो डी फाई का वैल्यू हो जाएगा, इसलिए यहाँ से डी फाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, सॉरी क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा के जगह पर कितना डिग्री आ जाएगा बताइए। थीटा क्या होता है, तो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण। तो वेक्टर ई और वेक्टर ए, यहाँ पे देख रहे हैं वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। क्योंकि हम बताए थे कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप जान रहे होंगे कि जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो उस कंडीशन में उन दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देख लिए वेक्टर डी ए का भी डायरेक्शन उधरे है, ई का भी डायरेक्शन उधरे है, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। बात क्लियर। तो यहाँ से अगर डी फाई का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से डी फाई, इसलिए डी फाई का वैल्यू जो पता चलेगा हमको, यहाँ से डी फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से डी फाई का वैल्यू हो जाएगा ई डी ए, क्योंकि कोस 0 तो 1 हो जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन हमको देखिए सिर्फ इतना से गुजरने वाले केवल इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स नहीं चाहिए, हमको पूरा बॉडी से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। और पूरा से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हम बताइए बार बार हम यहाँ पे डी ए काटे, फिर यहाँ पे डी अल्पांश काटे, फिर इधर सगरों अल्पांश छोटा छोटा काट के हम अगर सबके वजह से फ्लक्स जोड़ देंगे तो इससे गुजरने वाला पूरा फ्लक्स हमको मिल जाएगा। इमेजिन कीजिए ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला है, इसके बीच में एक चार्ज है, तो इस गोला से गुजरने वाला हमको पूरा फ्लक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, हम छोटा अल्पांश काटे तो इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण, सबके कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के जोड़ दें तो हमको इस पूरा गोला से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, जैसा अल्पांश यहाँ काटे हैं वैसा ही अल्पांश इसके पूरा सरफेस पे काट के और हमको सबको जोड़ना पड़ेगा, सबसे निकलने वाला फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमको पूरा फ्लक्स मिलेगा। लेकिन वैसा करना थोड़ा सा कठिन काम है, तो उसके लिए उसको जोड़ने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, इंटीग्रेशन का। किसका, इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, हमको अगर पूरा फ्लक्स चाहिए, इस पूरा सरफेस से गुजरने वाला पूरा फ्लक्स चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन लेने पर, दोनों तरफ क्या लेने पर, समाकलन, समाकलन लेने पर, इंटीग्रेशन करने पर। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है जी। तो यहाँ डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो डी फाई आराम से करें। इंटीग्रेशन का काम होता है जोड़ना, तो डी फाई मतलब इससे निकलने वाला फ्लक्स डी फाई, फिर डी फाई मतलब अगला अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स डी फाई, फिर अगला से निकलने वाला डी फाई, ऐसे करते करते डी फाई करके पूरा फ्लक्स, अगर मान ले पूरा सरफेस से पर का अल्पांश काट के और सबसे निकलने वाला फ्लक्स को अगर जोड़े, है ना, जोड़ रहा है। इंटीग्रेशन का काम होता है जोड़ना, मतलब डी फाई का इंटीग्रेशन करने का मतलब इसके सतह पर जितना तुम अल्पांश काट सकते हो उस सभी अल्पांश के कारण जो फ्लक्स निकलेगा सबके कारण हम जोड़ रहे हैं। तो मान लेते हैं जोड़ने के बाद जो हमको फ्लक्स मिला वो कितना मिला, फाई मिला। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई क्या है, यहाँ पे अगर देखिए ई कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके कोई भी सतह पर चले, चाहे यहाँ चल जाइए, चाहे पॉइंट क्यू पर चल जाइए, यहाँ पर भी अगर जाइएगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या रहेगा, आर रहेगा। अगर यहाँ पे अल्पांश काटेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या रहेगा, आर रहेगा। अगर यहाँ पे अल्पांश काटेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना रहेगा, आर रहेगा। तो चूंकि सब डिस्टेंस सेम है, चार्ज से सतह के सब बिंदुओं का दूरी अगर समान है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी समान होगा। मतलब इस सतह पर जितना अल्पांश आप काटोगे सभी अल्पांश पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होगा सेम होगा। और जब सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। समान मतलब क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कहाँ निकाल सकते हो, बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया बाहर, तो इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, डी ए बच जाएगा। अब एक बात समझिएगा आप, तो यहाँ से फाई बराबर क्या हो गया, ई का वैल्यू कितना है बाबू, ई का वैल्यू 1/4πε into q/r² रख दीजिए। ये हो जाएगा 1/4πε
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना क्यू बटा आर स्क्वायर। अब एक बात आप खुद सोचिए, एक बात बताइएगा, आप लोग खुद बताइएगा कि अगर हम यहाँ पे dl 5 काटे, देखिए यहाँ पे dA का इंटीग्रेशन मतलब छोटा छोटा ही जो एरिया है इसका इंटीग्रेशन होने का मतलब इस गोला के पूरा सतह पर जितना अल्पांश कट सकता है सब अल्पांश को हम क्या कर रहे हैं, सब अल्पांश का जो एरिया है उसको हम जोड़ रहे हैं। तो इस गोला के सतह पर हम जितना अल्पांश काटेंगे, है ना बुआ, और सब अल्पांश का अगर एरिया हम जोड़ देंगे तो क्या आपको नहीं लगता ये पूरा गोला का हमको एरिया मिल जाएगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब अगर डी करके अगर पूरा का इंटीग्रेशन कर दे, ये पूरा गोला के सतह का हम अगर इंटीग्रेशन कर दे तो हमको ये गोला का पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। और पूरा क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी करके इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा, पूरा एरिया होगा कितना 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से जो फाई का वैल्यू आ गया बुआ, ये कितना आ गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में आ गया? हेंस प्रूव्ड। यही ना गॉस्पेल में ही ना बोला है कि कोई अगर आपके पास बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा, गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान होगा उसके अंदर के टोटल चार्ज के तो इसमें कितना चार्ज है प्लस क्यू है, तो कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा के बराबर होगा। है क्लियर है? तो ये था आपका गॉस्पेल में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बात क्लियर है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर कन्फर्म एकदम हो गया होगा। ठीक है जी, इतने आपको बनाना है। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। पहले इसको लिख लेना है ना, उसके बाद ये बात को लिख लेना, फिर इसका सत्यापन दे देना है कि हाँ ऐसे सत्यापन इसका होता है। बात क्लियर है जी? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अब। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो दिया गया है। क्वेश्चन अगला है, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। है ना, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण। एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जो शब्द लिखा गया चादर, कभी कभी यहाँ पे चालक आएगा जो कि हम अगला क्वेश्चन में कवर करेंगे, चालक वाला में। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, चादर है यहाँ पे।
तो वही पूछा गया कि एक समान रूप से आवेशित अगर समतल चादर है आपके पास तो उसके वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बोलेगा कोई पॉइंट पे, तो कैसे निकालेंगे, है ना। देखिए अगर सिंपल वे में बात करें हम, है ना, और एक समान यहाँ पे एक बात लिखता है अनंत लंबाई के, है ना, या इनफाइनाइट, अनंत एक समान रूप से आवेशित समतल चादर का कारण देता है ना। अब सुनिए कैसे साबित करेंगे, तो आराम से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक समान समतल चादर है कुछ इस प्रकार का, ऐसा एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है। और जब एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है, पूरा एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है, आप मान के चलिए एक समान रूप से क्या है, पूरा आवेशित है एक समान रूप से, ही इस पर पूरा चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है, इस पर पूरा चार्ज एक समान रूप से फैला है, मान के चलिए। अब एक बात बताइए, इनफाइनाइट लेंथ का है, पूरा क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है ना, यहाँ पे अनंत लंबाई भी लिख सकता है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे अगर इनफाइनाइट लेंथ का चादर है और इसके वजह से हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई पॉइंट पे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस चादर से कुछ दूरी पर, मान लीजिए इस चादर से यहाँ से इससे कुछ दूरी पर, यहाँ पे सपोज डेट x दूरी पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या है, P है, और यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है बुआ का, यहाँ पे जहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना रहे, वहाँ से आप क्या बनाइए, एक बंद पृष्ठ बनाइए, है ना, क्योंकि इसको हम साबित करेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से। और गॉस प्रमेय क्यों लगाएंगे इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है गॉस प्रमेय से, है कि नहीं बात। तो गॉस प्रमेय बोलता है कि जहाँ पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, है ना, वहाँ पे क्या करो ना, आप वहाँ पे क्या करो, एक वहाँ से गुजरता हुआ एक क्या खींच दो, काल्पनिक पृष्ठ खींच दो। अकाल्पनिक कैसा पृष्ठ, बंद पृष्ठ खींचो, और उस पृष्ठ का एक नाम दिया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे बुआ, गॉसियन पृष्ठ। कौन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, और गॉसियन पृष्ठ जो होता है बुआ वो सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, याद रखिएगा ये बात, जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गुजरने वाला एक काल्पनिक पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से गुजरने वाला एक काल्पनिक पृष्ठ खींचे हम, ठीक है, आराम सुनिए। अब गॉसियन पृष्ठ सिमेट्रिकल होगा तो एक पीछे भी कुछ होगा, ऐसा कुछ इसके पीछे पार कर जाएगा गॉसियन पृष्ठ, आराम समझिएगा, फिर से समझिए। इसके वजह से हमको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना रहेगा वहाँ से पास करते हुए काल्पनिक पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो और उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ जो होता है ना, सिमेट्रिकल होता है। तो देखिए सिमेट्रिकल है ये, जितना आगे उतना पीछे। अब यहाँ पे अगर गॉसियन पृष्ठ के वजह से अगर देखा जाए, यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक होता है, प्योर इमेजिनरी होता है, ठीक है, रियल नहीं होता है बाबू, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बस ये गॉसियन पृष्ठ हम बना लिए, ठीक है जी, याद रखिएगा ये बात। अब देखिए ये गॉसियन पृष्ठ अगर हम बना लिए तो इस गॉसियन पृष्ठ के पास अगर देखा जाए तो गॉसियन पृष्ठ के पास ये गॉसियन पृष्ठ भी बुआ कुल 3 सतह है। कुल क्या सतह है, 3 सतह। क्या क्या है, अगर इससे गुजरने वाला हमको फ्लक्स चाहिए, इससे गुजरने वाला अगर फ्लक्स चाहिए, यहाँ पे पास किया होगा, जो गॉसियन पृष्ठ है यहाँ पे ऐसे पास किया होगा, इसके पीछे इमेजिन करके चलिए, ऐसा इसके पीछे से ऐसा पास किया गॉसियन पृष्ठ। क्योंकि एक बात बताइए, गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, मान लीजिए यह समतल चादर ही है, ये मान लीजिए समतल चादर है पूरा, ये पूरा एक समान रूप से आवेशित है, और इसके वजह से मान लीजिए कोई पॉइंट पर, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पास करते हुए हमको गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, काल्पनिक पृष्ठ, और यहाँ से पास करते हुए काल्पनिक पृष्ठ के रूप में हमने क्या खींचा, बेलन खींचा। क्या खींचा, बेलन। तो गॉसियन पृष्ठ का विशेषता होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो जितना आगे में रहेगा ये बेलन, जितना आगे में गॉसियन पृष्ठ खींचाएगा उतना पीछे मुदे हुए होगा, है ना, और ये प्योर इमेजिनरी होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ से काल्पनिक पृष्ठ हमने खींचा, यहाँ से जितना आगे तक बेलन इधर रहेगा उतना पीछे तक ही भी रहेगा, ठीक है जी, ऐसा मान के चलिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, जितना आगे ही गॉसियन पृष्ठ है उतना पीछे मुदे भी है, आप ऐसा मान के चलिए, है ना। अच्छा,
अब है क्या हुआ, मान लेते हैं कि जो मतलब समतल चादर है ये अनंत लंबाई के हैं, अनंत लंबाई के इसका मान लेते हैं कि जो समतल चादर है ABCD, इसका कुछ नाम दे दीजिए आप, है ना, नाम क्या देना है। मान लीजिए कि जो समतल चादर है, तो मान लेते हैं कि माना कि समतल चादर का को जी पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है ना कितना, सिग्मा है। मान लिए हैं कि इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है कितना, सिग्मा, मतलब इसमें पूरा जो चार्ज डेंसिटी जो इसका है ना वो कितना, सिग्मा है, मतलब इसमें पूरा चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है जी। अब देखिए अगर इससे निकलने वाला, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, तो सबसे पहले इससे जो गॉसियन पृष्ठ से इससे निकलने वाला हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने के लिए मेरे पास 3 सतह है, ये पहला सतह, ये पूरा गोल वाला आगे वाला जो गोल है, उसके बाद ये पूरा जो बेलनाकार जो होता है ऐसा, जो लंबा वाला पूरा गोल है यूं, है ना, उसको मान लेते हैं ये दूसरा सतह है ना, और इधर वाला जो गोल का है ना ये भी क्या सतह है आपका, तीसरा। मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, इस गॉसियन पृष्ठ से अगर हमको निकलने वाला अगर फ्लक्स निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, पहला सतह से जितना फ्लक्स निकल रहा है, दूसरा सतह से जितना फ्लक्स निकल रहा है, और तीसरा सतह जितना फ्लक्स निकल रहा है, सब फ्लक्स को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको ये पूरा गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स पता चल जाएगा। गॉसियन पृष्ठ का आप नाम दे सकते हो AB, है ना, C और D, मान लेते हैं ABCD। तो हम लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ, ABCD से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, कितना, फाई बराबर क्या हो जाएगा, पहला सतह से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस दूसरा सतह से गुजरना, ये पूरा दूसरा सतह है, पूरा जो गोल है ये से बेलनाकार ऐसा होगा, पूरा से बेलनाकार होगा, ठीक है ना, तो दूसरा सतह से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस तीसरा सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। अगर सब फ्लक्स को हम जोड़ दें तो हमको इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। अब तीनों फ्लक्स का मान निकालने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपको पता भी होगा कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स फाई, कोई भी सतह से निकलने वाला जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फाई बराबर आप लोग पढ़े होंगे, फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर D है, ठीक है ना तो अभी पीछे भी फॉर्मूला निकाले भी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर D है, ठीक है ना, नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा, है ना, फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर D है, ठीक है ना। और अगर इसी को एक्सपेंड करते हैं ना तो फाई का जो वैल्यू निकल के आता हुआ था इंटीग्रेशन E dA cos थीटा, ठीक है ना। इसी को अगर एक्सपेंड करते हैं तो फाई बराबर क्या बनता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन E dA cos थीटा बनता है, ठीक है ना। जहाँ पे जो थीटा होता है, ये भी बात याद रखिएगा कि जो थीटा होता है ना, थीटा के बारे में याद रखिएगा कि वेक्टर E एवं DA के बीच का कोण होता है, DA के बीच का कोण होता है, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, अब पहला सतह, दूसरा सतह और तीसरा सतह, तीनों से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो पहला सतह यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, ये पूरा है ऐसा, पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और यहाँ पे पॉइंट है P, है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करना होगा उधरे होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करना इस साइड में है, वेक्टर E, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ्लक्स मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन करना होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक अल्पांश काट लिया हमने, छोटा सा एक अल्पांश काटा, इस पर D है, इसका डायरेक्शन करना होगा। तो हम बताएं कि कोई भी 3D सरफेस है ना, कोई भी 3D सरफेस, मान लीजिए इसको, मान लीजिए यहाँ पे इसको देखते हैं, ये देखिए ये है बेलनाकार, है ना, ऐसा ही मान लीजिए ये वाला सिरा है, ऐसा बेलनाकार। तो यहाँ पे अगर अल्पांश काटे हम, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लंबवत एरिया वेक्टर होगा, तो लंबवत इसके एरिया वेक्टर करना होगा इसके बाहर, 3D सरफेस से बाहर होता है ना, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी क्या होगा, एरिया वेक्टर जो होगा DA, जो अल्पांश काटे हैं DA का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। अच्छा, एक अल्पांश तो यहाँ काटेंगे हम, एक अल्पांश हमने यहाँ काटा,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉजिटिव से दूर, तो इससे दूर है। लेकिन यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर को देखा जाए ना, तो एरिया वेक्टर इसके लंबवत होगा, तो इसके लंबवत कहाँ, ऊपर की ओर, इस सतह के लंबवत कहाँ, ऊपर की ओर, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ई है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा सतह में देखें ना, तो तीसरा सतह में क्या है, तीसरा सतह में क्या है, देखिए यहाँ पे ऐसा है ना, और तीसरा सतह पे क्या है, तीसरा सतह इधर है, इधर ये वाला मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये पॉजिटिव है, इधर भी पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से दूर होगा। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी क्या होगा, इधर में होगा, दूर होगा, वेक्टर ई, वेक्टर ए। लेकिन यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर अल्पांश काटे तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर इस सतह के लंबवत होगा, तो इस सतह के लंबवत मतलब कहाँ, बाहर की ओर, मतलब यहाँ पे एरिया वेक्टर भी कहाँ है, इसके बाहर है। तीनों समझ में आ गया हमको। अब बैठाएंगे वैल्यू, फाई का वैल्यू कहाँ है, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, और मान लेते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, इसके अंदर इतने चार्ज आएगा ना, इतना एरिया में जितना चार्ज होगा, इतना एरिया में जितना चार्ज होगा, मतलब अगर इससे गॉसियन पृष्ठ यहाँ से पास कर रहा है, आराम सुनिए, अगर ये पूरा क्या है, सरफेस है, पूरा चादर है, तो मतलब इसके अंदर कितना चार्ज हो रहा है, कितना चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं हम, इसके अंदर जितना चार्ज आ रहा है, तो इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा होगा, इतना, इसके वजह से इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इतना, है ना, इतना एरिया में जितना एरिया में गॉसियन पृष्ठ पास कर रहा होगा, उतने एरिया में ना चार्ज आ रहा होगा। तो मान लेते हैं कि जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, इस एरिया को हमने मान लिया कुछ समय के लिए ए, कितना मान लिया, इस एरिया को हमने मान लिया कुछ समय के लिए ए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब समझते हैं हम, तो यहाँ से अगर फाई का वैल्यू निकालें, तो इसलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई 1 क्या हो जाएगा, ई डी ए, और पहला सतह में अगर देखा जाए ई डी ए कोस थीटा ना, तो अगर पहला सतह में देखा जाए, पहला सतह फाई 1 पहला सतह में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन। दूसरा सतह में देखिए, दूसरा में भी क्या आएगा, ई डी ए कोस। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा सतह के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, और जब दोनों एक दूसरे के लंबवत है, मतलब दोनों के बीच बनने वाला कौन का डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल का मान क्या डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन तीसरा सतह, तो तीसरा सतह में क्या आएगा, ई डी ए और कोस क्या डिग्री आएगा, तो कॉस क्या है, मतलब ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर भी सेम है, और सेम है तो यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का 0, तो यहाँ पर भी 0 हो गया। अब देखिए आराम से अगर देखिएगा आप, तो कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अरे कोस 90, ये जो कोस 90 है, इस कोस 90 का वैल्यू 0, और जब ये कोस 90 का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा वैल्यू किसको टेंड कर जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू टेंड कर जाएगा 0 को, ठीक है जी। हाँ, तो अगर पूरा वैल्यू उसको अगर 0 को टेंड कर गया, तो इसलिए यहाँ से जो फाई का वैल्यू आया, फाई बराबर क्या आया, इंटीग्रेशन आया ई डी ए कोस 0 का वैल्यू कितना हो गया, कोस 0 का वैल्यू हो गया 1, ठीक है ना, प्लस ये तो 0 हो गया, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, ई डी ए बचेगा, क्योंकि कोस 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ई डी ए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों जगह सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे इसके पूरा सतह पर, आम सुनिए, इसके ये पूरा जो सतह बना है, ये पूरा सतह जो बना है, गॉसियन पृष्ठ जो बना है बेलनाकार, है ना, उसके पूरा सतह पर क्या रहेगा, ये वाला पूरा सतह पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा, क्योंकि सब पॉइंट पर का डिस्टेंस क्या रहेगा, इस चादर से सेम रहेगा, और इसके सब बिंदु का डिस्टेंस इस चादर से अगर सेम है, तो इसके पूरा सतह पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा तो भाई क्या रहेगा, इसका वैल्यू जो आएगा ना, यहाँ से ई कहाँ निकल जाएगा, बाहर, तो इंटीग्रेशन का क्या बच जाएगा, डी ए, प्लस यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा सतह पर भी वही है, सब पॉइंट पर क्या रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा, डी ए बचेगा। अब एक बात बताइए, डी ए करके अगर मान लीजिए पर और 5 जो डी ए काटे, हम डी ए करके इंटीग्रेशन करें, तो इसका पूरा एरिया मिल जाएगा, इसका पूरा एरिया क्या जाएगा, आराम सुनिए, अगर डी ए करके हम इंटीग्रेशन करें तो ये हमको पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। उसी प्रकार से है ना, अगर ये पूरा एरिया मिल जाएगा तो ये पूरा एरिया को हमने कितना माना है, तो ये पूरा एरिया जो गोल एरिया है पूरा को क्या माना है हमने, ए, तो ये पूरा एरिया हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। मतलब यहाँ से जो वैल्यू आ गया ये क्या हो गया, ई ए हो गया, प्लस
इसमें भी वही काम है कि अगर डी ए करके इंटीग्रेशन करिएगा, डी ए करके अगर इसका पूरा मतलब जितना अल्पांश पर काट सकते हो, इस सब अल्पांश को काट करके अगर ये पूरा एरिया को हम जोड़ दें, सब अल्पांश के कारण जो एरिया आएगा उस सबको हम जोड़ देते ही हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। अब पूरा एरिया है कितना, ये पूरा एरिया है ए, क्योंकि जितना मोटा यहाँ उतना मोटा यहाँ उतना ही मोटा यहाँ, तो अगर ई एरिया ए है तो ई भी एरिया क्या रहेगा, ए रहेगा। तो यहाँ पर ई भी क्या रहेगा, डी ए करके पूरा इंटीग्रेशन करें तो ए मिलेगा, तो क्या हो जाएगा ई ए, और ई ए क्या ये हो जाएगा 2EA। तो इसलिए यहाँ से जो फाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2EA। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। सही है, सही है। अब चलते हैं गॉस प्रमेय से, अब चलते हैं गॉस प्रमेय के अनुसार। कौन प्रमेय, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार अगर देखा जाए तो गॉस प्रमेय क्या बोला है, गॉस प्रमेय बोला है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, बंद पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ, इससे संबंध जो फ्लक्स होगा, इससे निकलने वाला जो पूरा फ्लक्स होगा, इसके अंदर जो इससे निकलने वाला जो पूरा फ्लक्स होगा इसके अंदर के कुल आवेश के, तो मान लेते हैं इसके अंदर जो आवेश है ना, इतना आवेश आ रहा है इसके अंदर, इतने भाग में, आराम सुनिए, इसके अंदर इसके इतने छोटा सा भाग में, देखिए आराम से सुनिए, ऐसा ही पूरा सीट है, ऐसे हम 3D में बनाए हैं, एक्चुअल में ये ऐसा बनाया गया है, ऐसा बनाया गया, ये ऐसा है, ठीक है ना, हम इसको पूरा फ्लैट बनाते हैं। तो यहाँ से गॉसियन पृष्ठ से पास हो रहा है, यहाँ से गॉसियन पृष्ठ से पास हो रहा है, गॉसियन पृष्ठ यहाँ से पास हो रहा है, तो ये जितने भाग में जितना चार्ज आएगा उतने चार्ज नहीं गॉसियन पृष्ठ के अंदर है ना, इस भाग में जितना चार्ज है वही चार्ज नहीं इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। समझ में आ रहा ना बात। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है, कितना है, इसके अंदर जो चार्ज है, मान लेते हैं जो चार्ज है ना वो कितना चार्ज आ रहा है इसके अंदर, क्यू, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुल आवेश कितना है, क्यू है, तो इसके अंदर के कुल आवेश के कितना गुना के बराबर, 1/ε0 गुना के बराबर। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो फाई का जो वैल्यू हो जाएगा, फाई का वैल्यू हो जाएगा कितना, Q/ε0। लेकिन एक बात बताइए, हमको पूरा हम यहाँ पे एग्जैक्ट चार्ज तो नहीं जान रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इस गोला में इतना में कितना चार्ज होगा हमको पता है, नहीं पता है जी। तो चार्ज नहीं पता है तो हमको कहा एक चीज पता है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना बुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, और इससे हम चार्ज का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है ना, सिग्मा बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो इसका एरिया कितना माने हैं हम, इसका एरिया छोटा सा भाग है, कितना एरिया माने, ए माने हैं। तो इसके अंदर कितना मतलब इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर सबका सेम है तो यहाँ पर इस छोटा सा भाग का भी पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होगा, और यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कितना होगा, सिग्मा बराबर Q, इसके अंदर टोटल कितना, Q/A, इसका एरिया है ना। तो यहाँ से अगर Q का अगर वैल्यू निकालें तो इसलिए Q का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा इंटू A आ जाएगा। Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू A, यहाँ पे रख देंगे तो इसलिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा कितना, फाई बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A बटा कितना, ε0। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट सेकंड। और आराम से अगर आप देख रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का LHS बराबर है, दोनों इसी से निकलने वाला फ्लक्स का मान है ना, दोनों यही गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान है, तो दोनों का LHS सेम है, और जब दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों से अगर देखा जाए तो दोनों का LHS सेम है, दोनों का LHS समान है, तो दोनों का RHS समान कीजिए। तो RHS कितना है, 2EA है ना, कितना 2EA बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इधर सिग्मा A/ε0, सिग्मा A/ε0। ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे 2 को भेज दीजिए, तो इसलिए ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा/2ε0। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन कि एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के समीप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा कितना होता है, सिग्मा/2ε0, सिग्मा/2ε0 मिल गया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, याद रखिएगा यहाँ पे चादर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सीख लिए आज एक समान रूप से हम लोग आज 2 क्वेश्चन को किए इस लेक्चर में। पहला गॉस प्रमेय को हमने देखा है ना, गॉस प्रमेय ढंग से देख लिए, उसका आने का प्रोबेबिलिटी मिसाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा हमने कहा देखा, उसी के द्वारा हमने एक और क्वेश्चन को साबित किया, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका वैल्यू कितना आया, सिग्मा/2ε0, कितना है वो, सिग्मा/2ε0। ठीक है ना। अब
हम आगे जो और भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, है ना। आप लोग ढंग से देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार लेक्चर को देखिए, ठीक है। और घर पे इसको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, तब जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट जाके क्या होगा, क्लियर होगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, तब आपका बोर्ड एग्जाम में पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें को कवर करेंगे, और भी क्वेश्चन को कवर करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।